भौतिक गुण चल रहे थे और उसमें जो कल पढ़ा था वो हमारा अपचयन भी ना। तो अपचायक गुण समझ में आ गया था। अपचायक जी जी हाँ, तो बस ये याद रखना कि क्षार धातुएं कौन सी होती हैं। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है और आपसियम होता है, लेकिन उसकी तुलना हम नहीं करते हैं जब हम इनके भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं या अध्ययन करते हैं, नहीं करते हैं। फ्रेंसियम हमारा जब भी हम तुलना करेंगे तो लिथियम से लगा करके सीजियम तक तुलना करते हैं। तो इसमें वैसे तो जो अपचायक गुण होता है, अपचायक गुण है ना, तो वो ऊपर से नीचे जाने पर होता है। तो अपचायक गुण जो होगा, अपचायक गुण, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लिथियम के छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण इसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। लिथियम के कारण इसका मानक अपचयन विभव अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण यह प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये क्षार धातुएं हैं लिथियम से लगा करके सीजियम तक, और इसमें सबसे ज्यादा अपचायक गुण कौन प्रदर्शित करता है, तो सबसे ज्यादा अपचायक गुण कौन प्रदर्शित करेगा, लिथियम प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो इन 4 ऑप्शन में से कौन, सीजियम है ना। ठीक है, मतलब सबसे कम कौन, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम और रुबिडियम के बाद सीजियम। ठीक है, 4 ऑप्शन नीचे के दिए जाए तो सीजियम लगाओगे, लेकिन अगर लिथियम भी है इनमें तो आपको क्या टिक करना है, लिथियम टिक करना है कि सबसे ज्यादा अपचायक कौन होता है, तो लिथियम होता है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। आज हम देखेंगे आयनों का जल योजन। नोट हो गया? जी सर, थोड़ा बचा है, बस कर ले। हाँ तब सर नोट हो गया। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 प्रॉपर्टी जिसकी हम और आज डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे जल योजन। तो देखते हैं कि ये जल योजन क्या होता है। ये हमारा 14 नंबर का पॉइंट है भौतिक गुण में, जल योजन। ठीक है, जल योजन। तो दिख रहा है, ये छोटा तो नहीं लिखा है? ठीक था। ठीक है, जल योजन। तो जल योजन होता क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जल योजन। योजन का मतलब क्या होता है, योजन का मतलब होता है योग, एडिशन। ठीक है, या जुड़ना या जुड़ाव। ठीक है,
तो किसी भी पदार्थ का जो जल के साथ जुड़ाव होता है, तो किसी भी पदार्थ को अगर हम जल में डाल दें, ठीक है, तो या पदार्थ के ऊपर जल डाल दें, तो ज्यादातर पदार्थ आपने देखे होंगे कि उस जल को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो यही जो क्रिया होती है इसी को हम जल योजन कहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, जल योजन कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पदार्थों के द्वारा पदार्थों के द्वारा जल के अणुओं जल के अणुओं को जल के अणुओं को दुर्बल वांडर वाल्स दुर्बल वांडर वाल्स बलों द्वारा अवशोषित पदार्थों के द्वारा जल के अणुओं को दुर्बल वांडर वाल्स बलों के द्वारा अवशोषित हाँ अवशोषित करने की क्रिया को अवशोषित करने की क्रिया को जल योजन कहा जाता है। ठीक है, तो पदार्थों के द्वारा जल के अणुओं को दुर्बल वांडर वाल्स बलों द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को जल योजन कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। यह एक मार्कर सही नहीं चल रहा है, देखो जरा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब ये जब जल होती है, जब किसी पदार्थ के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है तो वहां पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है या ऊर्जा निकलती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है वह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उनको हम ऊर्जा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो जल योजन की अभिक्रिया है ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? जी सर। हाँ, तो अब देखो इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़े। हाँ, अब इसके आगे हम लिखेंगे, मिटा दे इसको। जी सर, बता दीजिए।
तो जब किसी आयन का, ठीक है, जब किसी हाँ जब किसी आयन का एक मोल गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में जल में घुलकर जल में घुलकर जल योजित होता है, जल योजित होता है तो जल योजित होता है तो उत्पन्न ऊर्जा को जल योजित ऊर्जा कहते हैं। जल योजित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई आयन है और उस आयन का एक मोल जल में घुलकर उसके साथ जब जल योजित होता है तो हमने कहा ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा निर्मुक्त होगी या ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसी को हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जल योजन की क्रिया होती है ये आयन के आकार पर निर्भर करती है। आयन का आकार जितना छोटा होगा जल योजन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखते हैं कि धनायन का आकार जितना छोटा होता है, धनायन का आकार जितना छोटा होता है जल योजन उतना ही अधिक होता है। जल योजन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, धनायन का आकार जितना छोटा होगा जल योजन उतना ही ज्यादा होगा या उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से आप हमारे पास जो क्षार धातुएं हैं, हाँ, और एक पॉइंट और इसी में लिख लेंगे उसके बाद। हाँ, धनायन का आकार जितना छोटा होता है जल योजन उतना ही अधिक होता है, और जल योजन जितना अधिक होगा तो वहां पे जो जल योजन ऊर्जा है वो ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये पॉइंट इसमें बढ़ा लेंगे, होता है। और जल योजन और जल योजन ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ गए होंगे कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा जल योजन उतना ही अधिक होगा, और जब जल योजन उतना अधिक होगा तो वहां से जो ऊर्जा निकलेगी वो ऊर्जा भी उतनी ही अधिक निकलेगी। इसलिए जो जल योजन ऊर्जा का मान होगा वो भी अधिक होगा। अब अगर यहाँ पर हम आपसे पूछें कि लिथियम से सीजियम तक, ठीक है, तो लिथियम से सीजियम तक मतलब जो हमारी क्षार धातुएं होती है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है और सीजियम है। इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लिथियम हो गई, ये सोडियम हो गई, ये पोटेशियम है, ये रूबिडियम है, ये सीजियम है। ठीक है, ये तो अब ये बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा जल योजन किसमें होगा?
किसमें होगा? सीजियम सीजियम में तो होगा। सबसे अभी सर यहाँ इसका पर क्या आकार लिखा है? धनायन का आकार जितना छोटा होता है जलयोजन उतना ही अधिक होता है। तो धनायन का आकार छोटा होगा तो जलयोजन अधिक होगा। इनमें से किसका आकार सबसे छोटा होता है? लिथियम। हाँ, तो लिथियम का आकार छोटा होता है, तो इसलिए जो जलयोजन है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? लिथियम में होगा। ठीक है, सोडियम में उससे कम, पोटेशियम में उससे कम, रुबिडियम में उससे कम और सीजियम में उससे भी कम। तो लिथियम से सीजियम तक, ठीक है, सीजियम तक जलयोजन घटता है। ठीक है, मतलब लिथियम का जो जलयोजन है वो सबसे अधिक होगा और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो जलयोजन होगा वो घटता जाएगा। बात समझ गए? जी सर। ठीक है, तो साफ दिख रहा है अब? जी सर। हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। अब देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो है चालकता। तो 15 नंबर पॉइंट है हमारा और ये है चालकता। चालकता, ठीक है। तो चालकता क्या होता है? चालकता आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा का मतलब जिनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें धातुओं की, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, है ना, तो इनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। और वही अगर दूसरी तरफ हम बात करें, मान लीजिए प्लास्टिक है या कागज है या रबर है, तो इनमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो जिनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है उनको हम चालक कहते हैं और जिनमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है उनको हम अचालक कहते हैं। अब ये जो चालकता होती है, ठीक है, तो चालकता कहाँ पाई जाएगी? धातुओं में पाई जाएगी। और जो क्षार है वो सभी क्षार, क्षार को हम क्या बोलते हैं? धातुएं है ना, ये जो क्षार धातुएं, जो वर्ग एक में जो भी तत्व है उनको हम क्षार धातुएं कहते हैं। और ये इन सभी धातु अगर शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो सब चालक होंगे। लेकिन हमको ये बताना है कि चालकता जो होती है वो क्यों होती है, और दूसरी बात जो ये आपकी क्षार धातुएं हैं उसमें किसकी चालकता सबसे अधिक होगी और किसकी चालकता सबसे कम होगी। तो चालकता निर्भर करती है जो धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है और उन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर चालकता निर्भर करती है, जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो धातुएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में चालकता पाई जाती है। और जो क्षार धातुएं होती हैं सब में 1s1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही दुर्बल तरीके से नाभिक के साथ जुड़ा रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये क्षार धातुएं विद्युत या ऊर्जा या उष्मा की चालक होती हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि क्षार धातुओं क्षार क्षार धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन के दुर्बल संयोजी इलेक्ट्रॉन के दुर्बल आबंध द्वारा
द्वारा जुड़े होने के कारण जुड़े होने के कारण कारण क्षार धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन के दुर्बल आबंध द्वारा जुड़े होने के कारण चालकता चालकता पाई जाती है। चालकता पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लिथियम है और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये कैसा बन जाएगा, Li+, और ये क्या, इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इनमें चालकता पाई जाती है। अब कोई भी धातु है वो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, चालकता उसमें उतना ही अच्छा पाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से बाहर निकल जाएगा, चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। ये बात समझ गए भाई। तो जब भी पूछा जाए कि चालकता किस कारण होती है, धातुओं में चालकता किस कारण होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से कोई धातु त्याग देगी, चालकता उसकी उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही अधिक होगी। बताओ, इसको समझ पाए? अब देखो, ये जो चालकता होती है ये दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इसको, या दो प्रकार से इसकी निर्भरता को हम बता सकते हैं। एक तो गलित अवस्था में, कोई भी अगर धातु है और वो गलित अवस्था में है, तो गलित अवस्था में देखो क्या होता है, गलित अवस्था में जो चालकता होती है वो इनके आकार पर निर्भर करती है, और जिसका आकार जितना ही छोटा होगा, चालकता उसकी उतनी ही क्या होगी, बताओ भाई। तो यहाँ लिखना कि गलित अवस्था में, गलित अवस्था में धातुओं की चालकता, धातुओं की चालकता चालकता इनके आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, जो गलित अवस्था में चालकता होती है वो धातुओं के आकार पर निर्भर करती है। आकार जितना अधिक होगा, चालकता उतनी ही कम होगी। गलित अवस्था में धातुओं की चालकता इनके आकार पर निर्भर करती है। आकार बढ़ने पर इनकी चालकता घटती है। ठीक है, आप जानते हैं कि Li+ का आकार जो है वो सबसे छोटा होता है, तो आकार छोटा है तो चालकता अधिक होगी। उसके बाद किसकी होगी, Na+, फिर आपका K+, के बाद आपका Rb+, और इसके बाद आपका Cgm+। ठीक है, तो जिसका आकार अधिक होगा, चालकता उसकी कम होगी गलित अवस्था में, और जिसका आकार छोटा होगा, चालकता अधिक होगी। तो आकार सबसे छोटा किसका होता है, लिथियम का होता है, इसलिए जो चालकता है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की होगी। बताओ, ये बात समझ गए? यस सर। हाँ, आप देखो, इतना नोट करो। फिर यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं। ये तो हो गया गलित अवस्था। ठीक है, गलित अवस्था में, लेकिन अगर कोई जली विलयन है ना, तो जली विलयन जैसे मान लीजिए इस लिथियम को हम घोल दें, किसमें, पानी में घोल दें। ठीक है, या यही सोडियम, पोटेशियम, ये सब किसमें पड़े हो, पानी में, तो पानी के साथ ये क्या करेंगे, जलयोजन की क्रिया कर लेंगे, और जलयोजन की क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होंगे, ये सब जलयोजित हो जाएंगे। तो अभी वहां पर देखो कि इसकी चालकता कैसे इफेक्ट होती है, कैसे अफेक्ट होती है। हाँ, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़े, या स्क्रीनशॉट ले लो।